गाइस वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले इंडियन एयरफोर्स रैगा का मॉक टेस्ट नंबर 18 और इसकी मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चंस है वो अच्छे खासे हैं आज के। तो जी के भी एक दो अटपटांग दिए हमने और मैथ के भी क्वेश्चंस कुछ अटपटांग टाइप के लगेंगे आपको। अटपटांग इसलिए मैं एक दो क्वेश्चन डाल रहा हूँ बीच में ना, देखो एग्जाम में लेवल बहुत डिफिकल्ट नहीं रहता है, मॉडरेट रहता है, ईजी रहता है। तभी बच्चे देख रहे हो कि 45 49 47 ऐसे स्कोर कर रहे हैं आजकल एग्जाम में, जो कि पहले के लिए पॉसिबल नहीं होता था। अब जो भी सीन है टाइम मैनेजमेंट का, टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाओगे, क्वेश्चन इजी रहता है रहेगा के अंदर। ठीक है, बाकी चलो इसको स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले अगर देखो, अगर आपकी बेसिक सही नहीं है तो मॉक लगाने का कोई फायदा नहीं है। अब पहले बेसिक अगर पढ़ना है तो आप हमारी पेड बैच को ज्वाइन करके कम टाइम के अंदर बढ़िया तैयारी कर सकते हो। इस बैच की प्राइस बहुत कम है, वाई ग्रुप की जस्ट 600 रुपए। इसके अंदर इतनी सारी चीजें मिल रही है कि इसके सामने प्राइस कुछ भी नहीं है। इसमें वाई ग्रुप की कंप्लीट सिलेबस की वीडियो रिकॉर्डेड चीजें मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो और रगा के अंदर रीजनिंग हो, मैथ हो, जीके हो, सबकी क्लासेस मिल जाएंगी। ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज जिसको कहते हैं वो सभी चीजें मिल जाएंगी 40+। हमारी जितनी पेड पीडीएफ आती हैं, क्लासेस के नोट्स पीडीएफ, वो सब मिल जाएंगे। इसकी तुलना में ये प्राइस बहुत कम है और कम टाइम के अंदर बिल्कुल भी डेडिकेटेड होकर तैयारी करना चाहते हो तो ये बैच आपको बहुत हेल्प करेगी। इसको ज्वाइन करने के लिए आप एडुकेट स्टडी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। पे आराम से यही फोटो वाला आपको एक बैच मिलेगा, उसको ओपन करके पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे कर सकते हो। फिर भी अगर पे नाउ करने में कुछ प्रॉब्लम हो, पेमेंट वगैरह करने में, तो व्हाट्सअप करके हमारे टीम मेंबर से आप मदद ले सकते हो 7279047787 पे। यहाँ पे आप ही कंप्लीट मदद कर देंगे किस तरीके से पेमेंट करना है। या फिर आपको इंग्लिश की बैच, अगर सिर्फ इंग्लिश ही लेना है, ग्रामर रगा अच्छा है, सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना है, वोकेबलरी की पीडीएफ चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए इंग्लिश की, तो 250 रुपीज में इंग्लिश ग्रामर की कंप्लीट क्लासेस मिल जाएंगी, जहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए, पैसेज के लिए, पीक्यूआरएस के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स, वो सबके लिए नरेशन वॉइस की पीडीएफ मिल जाती है कि प्रैक्टिस करो आप खुद से भी। सब एडुकेटेड स्टडी ऐप पे अगर आप में से कोई मॉक टेस्ट लेना चाहता है वाई ग्रुप की, तो वो भी अवेलेबल है। आप आराम से ऐप डाउनलोड करो, जो भी चीजें समझ में ना आए व्हाट्सअप करके पूछ लो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, ठीक है, एडुकेटेड स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी जजिया जी को देखो क्या कहते हैं, जजिया कर को समाप्त करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन सा था। तो कभी कभार मुगल शासक के बारे में ना उसका बाप ऐसे ऐसे करके भी नाम पूछ लेता है, तो इन सभी का याद रखना, कौन किसका बेटा था, कौन किसका बेटा था, इस तरीके से भी याद करना। बाकी जजिया को खत्म करने वाला कौन था, अकबर था, ठीक है। तो अकबर जो था उसने जजिया कर को खत्म किया था सबसे पहले। और जजिया कर का मेन मतलब क्या होता है ये चीज समझ में आना चाहिए। जजिया कर जैसे आज के टाइम पे गवर्नमेंट टैक्स करती है ना, जैसे मान लो आपको जीएसटी पे करना है, तो उसमें कोई रिलीजन नहीं मैटर करता, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, जो भी है, पारसी हो, सबको आपको जीएसटी पे करना है। बस आप इंडिया के सिटीजन हो, आप रह रहे हो यहाँ पे, कमा रहे हो, आपको जीएसटी पे करना है, ठीक है। वैसा नहीं कि विदेशी आके रहने लगेंगे तो वो पे नहीं करेंगे, मतलब मैंने एग्जांपल बोला कि आपको हर इंसान को पे करना होता है। लेकिन जजिया कर थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। जजिया कर डिफरेंट क्या है ना, कि इसमें वो ऐसा टैक्स है कि देखो मुगल काल के दौरान मुस्लिम शासक थे वो सब, तो उनका कहना था कि देखो जो नॉन मुस्लिम होंगे, जो गैर मुस्लिम लोग होंगे, ठीक है, उनको ये टैक्स देना पड़ेगा, जो मुस्लिम है उनको ये टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो इसमें किस चीज के लिए टैक्स देना पड़ता था ये भी सवाल है। तो कुल मिला के अपने धर्म का पालन करने के लिए, जैसे देखो अगर कोई मुस्लिम इलाका है बहुत बड़ा एरिया में, तो उसमें सिर्फ मुस्लिम ही रहेंगे। अगर मुस्लिम के अलावा कोई और रिलीजन का रह रहा है तो उसको जजिया कर देना पड़ेगा, अगर अपने धर्म को पालन करना है तो ये चीजें भारत में लागू की गई थी, ठीक है। तो चलो ये था जजिया कर। आगे चलो, आगे क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। कोलकाता में देखो जब 1700, देखो अंग्रेजों ने किया था ये सब काम। एक एक्ट पास हुआ था 1773 का, रॉलिंग मतलब क्या हुआ था ना, एक एक्ट, उसको हम लोग रॉलिंग एक्ट के नाम से जानते हैं, 1773 का, सॉरी रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं, रॉलिंग नहीं, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, रेगुलेटिंग, ये एक्ट था। तो रेगुलेटिंग एक्ट क्या हुआ था, 1773 में लागू हुआ था। बट जनाब ऑप्शन में तो 1773 है भी नहीं, आपने बोल कैसे दिया। देखो ये एक अधिनियम पारित हुआ 1773 का, ठीक है, 1773 में एक एक्ट पारित किया गया। अब इसी एक्ट के थ्रू 1774 ईस्वी में 1774 में कोलकाता में एक उच्च न्यायालय की क्या हुई, स्थापना हुई, जिसके मेन जज जो थे, जो उसमें उनका नाम था सर एलियास इम्पे। तीन अन्य भी थे, चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड। इन तीनों का नाम याद रखो ना रखो। जो इसका मुख्य न्यायाधीश थे, इसके उनका नाम याद रखोगे, सर एलियास इम्पे के नाम से वो जाना जाता था, वो मुख्य न्यायाधीश था, ठीक है।
आगे बढ़ते थे। कह रहे सर इलियास इम्पे नाम था। प्रोनाउंसिएशन में मैं थोड़ा सा, देखो अंग्रेजों का नाम मैं गड़बड़ करता हूँ प्रोनाउंसिएशन में, ये चीज़ ठीक है, क्योंकि मेरे को ना उनका नाम एग्जैक्टली बढ़िया से नहीं याद हो पाता। तो सर इलियास इम्पे था कि सर एलिज इम्पे था, ऐसे करके कुछ नाम था उसका। अंग्रेजों को नाम को ना मैं थोड़ा सा दबा के जानबूझ के भी थोड़ा बिगाड़ना चाहता हूँ। बाकी ऑप्शन आएंगे तो आप कर लोगे बढ़िया से, इम्पे करके याद रखो, ठीक है। बाकी जो अन्य तीन थे ना उनका भी और कुछ नाम था, उनका टाइटल मैंने याद किया, चैम्बर्स, ठीक है। क्या मैंने बोला आपको, चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड। लिमेंस्टर और हाइड, इनका पूरा नाम याद कर पाना बहुत लंबे टाइम तक पॉसिबल नहीं होता, इनका टाइटल याद कर रख लो, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि उस टाइम कर्नवालिस था, ऐसे करके याद रखते हैं। तो मान लो इस तरीके से आप भी, जैसे हम लोग क्या करते हैं, डफरीन ने क्या किया, कांग्रेस की स्थापना करने की बताई, तो वो डफर था, डफरीन ने दे दिया। ऐसे पूरा नाम तो एक्चुअली कुछ और होता था, जैसे जनरल डायर का पूरा नाम कुछ और था। तो हम लोग इसके टाइटल को याद कर लेंगे। तीन अन्य भी थे न्यायाधीश, चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड, और एक सर इलियाज इम्पे था या फिर सर एलियाज इम्पे था, ऐसे करके नाम था उसका, मुख्य न्यायाधीश था। बाकी इसके नाम में कुछ नहीं रखा, ऑप्शन से आप देख के मार लोगे, ठीक है। चलो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया था? वो धर्मपाल था, धर्मपाल ने कराया था। विक्रमशिला का पूछा गया जा रहा है। अब मैं पूछूं नालंदा का स्थापना किसने कराया था, जल्दी से बताओ। पहले मैंने ऑलरेडी ये जीके की क्लासेस में बहुत बार पढ़ा रखा है, आपने भी कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? कह रहा भारत में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस कंट्री के साथ लगती है? ऐसे देखने में तो लगता है चीन, लेकिन वो नहीं है। वो है कौन सा? बांग्लादेश। आपने देखा होगा त्रिपुरा को तो ऐसे ही तीनों ओर से घेर रखा है बांग्लादेश। इसके अलावा बहुत सारे स्टेट से भी बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश। बात समझ में आ रही है? तो पूछ सकता है कि वो कौन सा राज्य है जो अब बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा है, तो त्रिपुरा। ये याद रखोगे आप। मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट्स बना के भी डाले होंगे यूट्यूब पे बहुत पहले, 1-2 साल पहले। पवन की गति मापने वाला उपकरण कौन सा है? एनीमोमीटर कहते हैं हम लोग, एनीमोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। फिर कह रहा है प्रकाश वर्ष किसकी का? ये देखो प्रकाश वर्ष, देखो जो पढ़े हुए जो रिपीटर्स है वो समझ जाते हैं, हाँ जो प्रकाश वर्ष है वो डिस्टेंस की है। लेकिन बहुत सारे लोग ना लाइट दे देता है बगल में ना, यहाँ पे ऑप्शन में अगर एक डाल देना एक्सेलरेशन हटा के प्रकाश की, ठीक है, मतलब लाइट की, तो पट से मार देंगे लाइट। ऐसा नहीं है, प्रकाश वर्ष से डिस्टेंस मेजर करते हैं। ऐसा नहीं है ना कि रोड का डिस्टेंस नाप लें, खगोलीय दूरी करते हैं, ठीक है, खगोलीय दूरी को मेजर करते हैं हम लोग, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को। कह रहे क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन जब 24 मई 2022 में हुआ था, वो कहाँ हुआ था? देखो क्वाड जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वाड से रिलेटेड पिछली कई एग्जाम्स में क्वेश्चन सवाल पूछ रहे हैं, तो आप क्वाड को, जी सबमिट को बढ़िया से पढ़ के जाना। हमारी करंट अफेयर की पीडीएफ आएगी, उसमें मेंशन भी कर देंगे। तो 24 मई 2022 में कहाँ आयोजित की गई थी? ये टोक्यो के अंदर की गई थी। कह रहा है कृष्णा जो है अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है, 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाकर वो अपने दाएं ओर मुड़ जाता है, 3 किलोमीटर चलकर अपने बाएं ओर मुड़ जाता है, फिर 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं ओर मुड़ जाता है, फिर 3 किलोमीटर चलता है। अब यह बताइए प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर स्थित है? सबसे पहले पूर्व में जाएगा 5 किलोमीटर, यहाँ से कह रहा है दाएं मुड़कर मतलब नीचे मुड़ेगा दाएं राइट साइड में 3 किलोमीटर, यहाँ से फिर बाएं मुड़ेगा तो साउथ में हमारे राइट साइड में लेफ्ट होता है, यहाँ से 3 किलोमीटर मुड़ रहा है, फिर यहाँ से कह रहा है लेफ्ट में मुड़ता है और 3 किलोमीटर ही चलता है। यहाँ पे पहुंच गया, जस्ट इसके पैरेलल आ जाएगा। ये ए से गया बी तक गया, तो ए से बी की डिस्टेंस बताओ, तो ये ऊपर का जो पार्ट हो जाएगा नीचे वाले की इक्वल होगा 3, तो 5 + 3 = 8। अच्छा सवाल था। चलो, कह रहे एक वर्ड बताओ जो डीवैल्यूएटेड वर्ड से मिलकर नहीं बनाया जा सकता है। ये ध्यान देना, नहीं बनाया जा सकता। कभी कभार यहाँ पे नहीं रहता, लेकिन हम खोजने लगते हैं कौन सा बनाया जाता है, बनाया जा सकता है, और ऑप्शन ए ही मिल जाएगा, जबकि बी भी बन जाएगा, डी भी बन जाएगा, सी नहीं बनेगा। तो थोड़ा यहाँ पे पढ़ लेना, बनाने के लिए कह रहा है या फिर कैन नॉट बी फॉर्म कह रहा है। तो चलो, यहाँ पे एस है, जो कि डीवैल्यूएटेड के अंदर एस नहीं है, तो सी नंबर नहीं बनने वाला। क्या है, अगर मैंगो को ना JDKJL लिखा जाता है, ड्रिंक को AUFQH लिखा जाता है, तो लिम्का को क्या लिखेंगे? लिम्का को लिखेंगे क्या भाई? लिम्का तो पी जाने वाली चीज है, तो फिर लिखे क्या हम इसको? हाँ पी जाना, लेकिन लिख के पी जाना उसको। तो इसी बात पे हम लोग लिख के देख लेते हैं, ठीक है।
लिख के देखेंगे कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ पे है मैंगो, MANGO मैंगो, तो मैंगो को लिखा गया JDKJL। ओके, तो मेरे को एक बात बताओ, एम में अगर हम 3 बार पीछे के साइड जाएंगे, ठीक है, तो जे मिल जाएगा। 3 पीछे जाओ, जैसे कि M13 नंबर पे होता है, 13 में 3 घटा लो 10 मिलेगा, जो कि जे जो है 10 नंबर पे होता है। अब ए में अगर हम +3 कर देंगे तो BCD मतलब A 1 नंबर पे आता है, उसमें 3 ऐड कर दोगे तो 4 मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार N में 3 माइनस कर दो, K मिल जाएगा। G में 3 प्लस कर दो, J मिल जाएगा। ठीक है, HIJ। और यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे, O में 3, अगर 15 माइनस 3 कर दोगे 12 मिल जाएगा। ठीक है, 12 नंबर पहला आ जाता है। वही काम ड्रिंक में भी कर रखा है, DRINK में भी। ठीक है, पहले हम लोग अगर -3 करेंगे तो A मिलेगा, फिर +3 कर देंगे तो U मिलेगा, फिर -3 कर दोगे तो F आ जाएगा, +3 कर दोगे तो Q आ जाएगा, और -3 कर देंगे तो H आ जाना है। तो वही काम हम लोग लिम्का के अंदर काहे नहीं करेंगे भाई। लिम्का के अंदर भी पहले -3 करोगे तो I मिलेगा, +3 करोगे तो JKL मिल जाएगा, -3 करोगे तो J मिल जाएगा, +3 करोगे तो F मिल जाएगा, -3 करोगे क्या मिल जाएगा, पीछे की साइड जाना है ना, तो X मिल जाएगा। ठीक है, देखो किस में है, ऑप्शन नंबर A के अंदर है, दिख रहा है ILJFX। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अगर प्लस का मतलब गुना है, माइनस का मतलब जोड़ है, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड है, डिवाइड का मतलब सब्सट्रैक्शन है, माइनस है। तो ये जो इक्वेशन है 15 मल्टीप्लाई 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 -3, इसको सॉल्व करते हैं। पहली बात तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है भाई, डिवाइड कर दो। प्लस का मतलब कह रहा है आपसे कि मल्टीप्लाई कर दो, और डिवाइड का मतलब माइनस कर दो, और माइनस का मतलब प्लस कर दो। 5 बार में कटेगा, 5 4 जा 20 -2 + 3, तो 20 + 3 23 -2 बराबर 21। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो 12 नंबर कह रहा है रमेश अपने आगे बैठी हुई महिला को बताता है कि वह मेरी पत्नी के पति की माँ की बेटी है, तो उस महिला का रमेश से क्या संबंध है। तो रमेश जी, देखो रमेश जी बड़े थोड़े से अजीब टाइप के इंसान है, जब बताना ही है किसी को सीधे सीधे बता देते, इतना घुमाते कहाँ है भाई। कह रहा है अपने आगे बैठी हुई महिला को बताते हैं वह मेरी पत्नी। अब किसकी पत्नी, रमेश जब बोल रहे हैं मेरी पत्नी, तो रमेश की पत्नी, उनकी पत्नी मेरी पत्नी तो हो नहीं सकती, तो रमेश की पत्नी। ठीक है, इनकी वाइफ। अब कह रहा है मेरी पत्नी जो है ना, अब पत्नी के पति, अब पत्नी के पति कौन होगा, रमेश वह खुद हो जाएगा। पति की माँ, अब मतलब रमेश की मदर, मदर की बेटी है, तो मदर की बेटी आ जाएगी एक। ठीक है, तो मतलब वो रमेश भाई की क्या लग गई, बहन लग गई, तो उससे क्या संबंध है, तो बहनें लगेगी ना उसकी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रमेश से क्या संबंध है, तो सिस्टर। 13 नंबर देखो, कह रहा है कि इसमें से विषम संख्या बताओ, ऑड नंबर बताओ। स्पीड पोस्ट, लेटर, मनी ऑर्डर एंड SMS। देखो स्पीड पोस्ट का कितना भी नाम स्पीड है, ठीक है, जुड़ा है, लेकिन SMS से जल्दी तो नहीं पहुंचेगा। ठीक है, खैर उससे कोई मतलब नहीं है। देखो स्पीड पोस्ट, लेटर, मनी ऑर्डर, इन तीनों के लिए आपको कुछ ना कुछ फिजिकली सेंड करना पड़ता है। तीनों में कुछ ना कुछ एक फिजिकल गुड्स सेंड करोगे, मतलब आप इसके अंदर भी कुछ सामान भेजोगे, लेटर में भी कुछ सामान भेजोगे, मनी ऑर्डर में भी कुछ पैसा वैसा कुछ सामान ही ना एक तरीके का वो भी है, तो भेजोगे। लेकिन SMS में कुछ भेजा नहीं जाता, पट पट मतलब थोड़ा सा मैसेज लिखेंगे मोबाइल में, सेंड कर देंगे, विद इन सेकेंड वो पहुंच जाएगा। तो सबसे अलग क्या है, डी, जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। कह रहा है लड़कों की एक पंक्ति में यदि पुलकित जो बाएं ओर से 12 नंबर पे है, किशोर जो दाहिनी ओर से 16 नंबर पे है, वो अपना स्थान अदल बदल लेते हैं, तो पुलकित बाईं ओर से 16 हो जाता है, तो लड़कों की पंक्ति में संख्या बताए। देखो पुलकित भाई जो है ना लेफ्ट से 12 नंबर पे हैं, और अगर फिर राइट से अगर चेंज करते हैं ना बाद में, वो फिर लेफ्ट से 16 नंबर पे आ जाते हैं। और एक और कौन है भाई, किशोर जो है वो अपना 16 नंबर पे, तो जब भी पुलकित का नया नंबर किशोर का नंबर को ऐड करेंगे वैल्यू 32 मिल जाएगा। अब देखो पुलकित को एक बार और हमने 2 बार काउंट किया था ना, तो एक बार माइनस कर लो पुलकित जी को, तो ये 31 जो है ऑप्शन नंबर सी के अंदर आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ना बॉयज हैं, टोटल बॉयज जो है यहाँ पे 31 है। ठीक है, 50 नंबर क्या रहा है, इंडिया को अगर हॉकी से रिलेट करते हैं जापान को किससे करेंगे। देखो ऐसा मान्यता है एक्चुअली ना, अभी इंडिया का कुछ इंटरनेशनल इंडिया का ना नेशनल गेम नहीं है कुछ, लेकिन फिर भी मान्यता है कि इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स जो है
वो हॉकी है, माना जाता है। तो उसी तरीके से जापान का नेशनल गेम क्या होगा, तो सुमो रेसलिंग होता है उनका। ठीक है, सुमो रेसलिंग जो है उनका नेशनल स्पोर्ट है या फिर गेम है, जो भी कह लो जापान का। याद रखना, कभी कभार जीके के सवाल में भी पूछ सकता है ये कि जापान की बताओ राष्ट्रीय खेल कौन सा है, कहोगे हमको क्या पता, हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया का पता ही नहीं है, जापान का पूछ रहे हो हमसे। याद रखोगे सुमो रेसलिंग कहते हैं। हाँ 16 कह रहा है, 12 13 25 38, तो फिर बीच में वाट कहोगे सर। इस सवाल को तो हम चुटकी में बता देंगे कैसे। 12 लिखा है, 13 लिखा है, फिर 25 लिखा है ना, फिर 38 लिखा है, तो यहाँ पे 25 लिखना है। तो फिर ये वाट का चिन्ह है। तो इसको हमने क्या करना है ना कि सबसे पहले 12 में 1 जोड़ दो, फिर 13 में 1 जोड़ेंगे तो नहीं आ रहा है वैल्यू। 13 में कितना जोड़ा है, 12 जोड़ा है, इसमें क्या जोड़ दिया है, कहोगे सर इसमें फिर 13 जोड़ दिया है। तो कुछ लॉजिक मिला, कहोगे सर नहीं मिला। आराम से मिल गया भाई, देखो 12 और 13 को अगर हम ऐड कर देंगे तो 25 मिलेगा। ठीक है, फिर 25 एंड 13 को ऐड कर देंगे तो 38 मिलेगा। तो उसी प्रकार 25 और 38 को ऐड कर देंगे तो 63 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 63 रखते हैं तो 63 और 38 को ऐड करके देख लो ना आप। 38 को 101 मिल रहा है आगे का कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है सर। तो करेक्ट आंसर 63 मिल जाएगा। ठीक है, 63 जो आपका करेक्ट आंसर है। कह रहा है अगर किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देने के बाद विक्रय मूल्य 240 रुपये हो जाता है, तो अंकित मूल्य पर अगर 10% का डिस्काउंट देंगे तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। कहोगे सर देखो ये अंकित मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य मतलब वो प्राइस जो हमने, मान लो खरीद वैल्यू होता है जिसपे हम खरीद रहे हैं। ठीक है, अब एक होता है ना हम लोग मार्क प्राइस कर देते हैं, मतलब अंकित मूल्य कर देते नहीं, हम जितने में खरीदेंगे उतने में बेच देंगे तो अपने को प्रॉफिट नहीं होगा। कुछ बढ़ा चढ़ा के, दाम बढ़ा चढ़ा के उसको मार्क कर देंगे कि ग्राहक आएगा तो खुद उस पर कुछ कम कराएगा, है ना। क्योंकि ग्राहक आएगा तो भाई मुलाई कराना तो ग्राहक का काम है ना, कहेगा और कम कर दो कम कर दो, इसलिए हम लोग प्राइस बढ़ा के लिखते हैं। भाई जो प्राइस बढ़ा के लिखा जाता है ना अलग से सेट करके, उसको मार्क प्राइस कहा जाता है। तो मान लो मार्क प्राइस बराबर क्या था, एक्स था। ठीक है, तो मान लो एक्स पे अगर हम 20% का डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा, 80% पे बेचेंगे तो इसकी वैल्यू 240 मिल रही है। तो ये 3 बार में कट गया तो एक्स की वैल्यू हो गई 300, मतलब मार्क प्राइस हो गया 300 रुपए उसने मार्क कर रखे थे। मेरे को एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस कितना था उसका, 240 था। उससे कोई मतलब नहीं है सेलिंग प्राइस क्या था, लेकिन मार्क प्राइस अब 300 है, 300 पे 10% का डिस्काउंट दोगे, ठीक है, तो 90% पे बेचोगे आप। तो उस सिचुएशन में आपकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 270। 270 रुपए में आप बेचोगे 10% के डिस्काउंट पे। तो यहाँ पे जो खेल था मार्क प्राइस की वैल्यू निकालने का खेल था, बाकी कुछ नहीं था। ठीक है, आपसे कहा कि सेलिंग प्राइस निकालो, लेकिन आपसे इनडायरेक्टली कह रहे हैं तुम मार्क प्राइस भी निकालो बेटा, ऐसे नहीं बढ़ने देंगे तुमको हम आगे। खाली सेलिंग प्राइस कब तक करोगे। आगे चलो, 18 नंबर सवाल है कि एक विक्रेता अपनी वस्तुओं पर लागत कीमत से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, किंतु नगद भुगतान के लिए 15% की छूट देता है। तो नगद सौदे में के लाभ का प्रतिशत क्या है। देखो ये सवाल देख के ना बहुतों के होश उड़ रहे होंगे और बहुतों को मजा भी आ रहा है, इजी है। कुछ लोग सोच रहे हैं सर ऐसा सवाल मत दिया करो जिसमें कुछ वैल्यू नहीं है। जब वैल्यू नहीं रहता है तो बनाने में मजा नहीं आता है। तो जब वैल्यू नहीं है तो हम खुद से 100 मान लेते हैं ना। क्या कह रहा है, देखो एक विक्रेता अपने वस्तुओं पर लागत कीमत से 30% अधिक मूल्य अंकित कर देता है। हाँ, तो लागत कीमत या फिर कॉस्ट प्राइस उसकी 100 रुपए थी, उसने 30% ज्यादा बढ़ाया तो मार्क प्राइस कितना लिख दिया, 130 रुपए। अब कह रहा ना कि इस पे इसने 15% का डिस्काउंट दे दिया, तो सेल कितने में किया, तो 130 पे 50% का डिस्काउंट देगा तो 25% पे बेचेगा वो, यही ना। तो 5 से कट जाएगा, ये 0 से कट जाएगा, ये 5 2 जा, और ये 17 बार में कट जाएगा ना आपका ये। हाँ चलो, तो ये जो सीन है, अब ये क्या करें भाई, 17 और 13 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 2 से डिवाइड करो। तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो 17 और 13 को। यहाँ पे हम लोग करके देख लेते हैं। ठीक है, 13 10 11 12 221 हो जाएगा। ये 14 नहीं है 17 है। अब इसको 2 से डिवाइड मारेंगे तो मिल जाएगा 110.5। मतलब कुल मिला के मिल गया, हमने खरीदा था 100 रुपए में, सेल कर दिया 110.5 में, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 10.5% का। सीधे आंसर मार दो, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है, तो ऐसे सवाल
तो ऐसी वैल्यू खुद से मान लो कि 100 रुपये में खरीदा है, 130 मार्क किया, 15% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, खुद से वैल्यू रख लिया करो। कह रहा है ए प्लस बी किसी काम को ए और बी साथ में 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वो 5 डेज तक काम करते हैं एक साथ। इसके बाद ए ने शेष बचा हुआ काम किया, मतलब 5 दिन करके बी निकल गया, चल भाई तू कर ले अकेले जो करना है। तो मतलब जो बचा हुआ काम था बेचारा ए 14 दिन में किया, तो ए अकेले पूरा काम कितने दिन में कर सकता था? पहली बात देखो, ए और बी ने कितना काम किया, तो सर 12 दिन में कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन 5 दिन काम किया। तो ए और बी ने ना टोटल वर्क कितना किया? वर्क उन्होंने किया 5/12 वर्क, ठीक है, इतना कर लिया। तो शेष काम कितना है? शेष बचा हुआ काम कितना बचा होगा? रिमेनिंग कितना है भाई? तो सर टोटल 1 टास्क था, 1 वर्क था, उसमें से 5/12 पार्ट हो गया, तो माइनस कर लो, वैल्यू मिल जाएगी 7/12। इतना काम बचा हुआ है अभी। तो ए पूरा काम कैसे करेगा? तो इसको उल्टा कर देते ना, मैंने पढ़ाया था, जब भी क्या है ना 7/12 काम को करना है ये मतलब 14 दिन में, तो ये पूरा टास्क कितने दिन में करेगा? इसको उल्टा कर लो, 12/7 इंटू 14, तो 7 दूनी 14, मतलब ये पूरा काम कितने दिन में? 24 दिन में कर सकता था। क्योंकि ये तो टास्क का है ना, इसको डे में बदलोगे तो उल्टा कर लेते हम लोग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 24 डेज, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। 20 नंबर कह रहा है एक कार 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 आवर्स, जो कि 5 आवर्स में दूरी तय करती है, उसी दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए कार की गति कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ा देनी होगी? देखो भाई, स्पीड 1 इंटू डिस्टेंस 1 इज इक्वल टू स्पीड 2 इंटू डिस्टेंस 2 मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो पहला स्पीड क्या है? 80 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना? मैंने एक चीज गलत किया है, देखो, स्पीड 1 इंटू T1 और स्पीड 2 इंटू T2 बताया था, मैंने यहाँ पे बाई मिस्टेक D1 लिख दिया, आप भी ध्यान देना, बिकॉज डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है ना। डिस्टेंस तो दोनों जगह पे सेम है, तो स्पीड इंटू टाइम 1 स्पीड इंटू टाइम 2 कर लो। टाइम पहले में 5 घंटे लग रही है, तो दूसरे में स्पीड में कह रहा है कुछ बढ़ाओ, कितना बढ़ाएंगे नहीं पता है, तो 80 में आप x बढ़ा दो, तो टाइम कितना लगना चाहिए? 4 घंटा, बस खेला खत्म। तो इस 4 से ना इसको डिवाइड कर दो, 20 बार में कटेगा, मतलब 100 बराबर 80 प्लस में x, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 20। तो कितना हमने 80 में कितना बढ़ाया था? तो 4 घंटा में कंप्लीट हो गया वो डिस्टेंस, तो 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया हमने, ठीक है। तो 20 किलोमीटर पर आवर अगर ऐड कर देंगे हम पुरानी स्पीड में, तो वो 4 घंटे में ही काम को, वो डिस्टेंस को कवर कर लेगा। सी आंसर है इसका। 21 नंबर देखो, एक चोर एक कार चुराकर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग जाता है। यदि पुलिस चोर को 6 घंटे बाद एक दूसरी कार जिसकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा से भागना चाहे, तो वह चोर को कितने घंटे में पकड़ लेगी? देखो, इधर चोर भैया भाग रहे हैं, उधर ये पुलिस भैया भी भाग रहे हैं। जब भी कोई चीज दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहा होता है, तो क्या लिखते हैं? डिस्टेंस बटा में रिलेटिव स्पीड, चाहे वो सेम भागे चाहे अपोजिट भागे, जब भी ये, तो डिस्टेंस बराबर रिलेटिव, जब भी एक दूसरे का पीछा किया जाए या एक दूसरे को क्रॉस किया जाए, तो डिस्टेंस बटा में क्या लिखते हैं हम लोग? रिलेटिव स्पीड लिखते हैं। तो सर रिलेटिव स्पीड क्या प्राणी है? तो दिस इज टाइप ऑफ प्राणी। अब किस टाइप का प्राणी है भाई? देखो, जब भी ये दोनों ना अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है तो एक उधर जा रहा है, तो स्पीड मतलब बड़े वाली स्पीड में से छोटे वाले स्पीड को क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। जब भी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इधर चोर जा रहा है उधर पुलिस जा रहा है, तो बड़े वाली स्पीड में से छोटे वाली स्पीड को घटा लेते हैं। तो यहाँ पे चोर भैया और पुलिस भैया दोनों एक साइड जा रहे हैं, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या कर लोगे आप? माइनस कर लोगे। तो वो तो ठीक है सर, एक है 30 और एक है 50, तो 50 में से 30 घटा लेंगे तो 20। लेकिन ये डिस्टेंस का क्या करें हम? हमको डिस्टेंस का तो कुछ पता नहीं है, डिस्टेंस दिया ही नहीं है, तो डिस्टेंस निकाल लेंगे। पहले कितना डिस्टेंस चोर भाई ने बता दिया, ध्यान से सुनो। पहले चोर यहाँ था, पुलिस भी यहाँ था, मान लेते हैं चोरवा पहले कार चुरा के पहले भाग गया इतना, ठीक है। तब पुलिस को समझ में आया, अच्छा वो तो चोर था, इसका पीछा भी करना है, हमको वर्दी इसीलिए तो मिली है, ठीक है। तब उनको अपना ड्यूटी का फर्ज जो है ना याद आता है, अच्छा चोर का पीछा करना भी हमारा काम है, एक प्रकार का चोरी होने से बचाना भी हमारा काम है, उनको याद आ जाता है पुलिस जी को। तब ये क्या करते हैं? अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, 50 किलोमीटर पर स्पीड से भागते हैं। तब तक चोर भाई भी कम नहीं थे, वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग ही रहा था। लेकिन जब तक पुलिस भैया भागती, तब तक चोर भैया 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 6 घंटे तक भाग चुके थे।
तो डिस्टेंस कितना हो जाता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो 6 घंटे में 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 घंटे में वो तो 180 किलोमीटर भाग गया होता है। तो चोर पुलिस के बीच का डिस्टेंस 180 किलोमीटर बन गया होता है ऑलरेडी। उसके बाद चोर भी भागेगा, पुलिस भी भागेगा, तो वो तो बाद में रिलेटिव स्पीड अपना काउंट होते रहेगा। ठीक है, डिस्टेंस घटते जाएगा, फिर एक टाइम पे पकड़ लेगा। वो तो रिलेटिव स्पीड वो अपना काम समझ लेगा, लेकिन इनिशियल डिस्टेंस कितना बना दिया इसने, 180 किलोमीटर। तो चोर भी किसी से कम नहीं होता है। तो डिस्टेंस बराबर क्या लिखोगे आप, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, स्पीड तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 180 किलोमीटर। अब बड़े वाले स्पीड में से छोटे वाले घटा देंगे, क्यों, क्योंकि दोनों एक के दिशा में भाग रहा है। ऐसा तो नहीं है कि चोर इधर भागेगा पुलिस उधर भागे लगेगा, नहीं नहीं तुम उधर से जाओ हम इधर भागते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, दोनों एक साथ एक ही डायरेक्शन में भागेंगे। तो घटा देंगे, तो ये 20 से डिवाइड मारो, कुल मिला के 9 घंटे में पुलिस भाई पकड़ लेंगे। इतना तत्पर है हमारे पुलिस। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। 22 नंबर सवाल है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिनका क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। तो एरिया दे रखा है ऑलरेडी 616, कह रहा रेडियस बता दो। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो 22/7 पाई की वैल्यू हो गई, आर स्क्वायर बराबर इनकी वैल्यू 616 दे रखे है। तो अगर हम डिवाइड मारेंगे इनको तो कितने बार में ये कट जाने हैं, तो अगर पहले 11 से मार लो सर, आसान होगा। 2 बार में 5 और 6 56 बार में कट जाएगा। फिर 2 से मारोगे 28 बार में कट जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 28 इंटू 7 कर लो, इसकी वैल्यू होती है 8 7 56, 7 दूनी 14, 5 19, मतलब 19 और 6 196। बार बराबर हो जाएगा √196, जिसकी वैल्यू होती है 14 का स्क्वायर होता है ये 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी के अंदर है ना। मजेदार क्वेश्चन। मेरे को पता है आपको एक चीज बताने में मजा आया, रिलेटिव स्पीड का जो सीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको थोड़ा प्यार से समझ जाना, अदरवाइज प्यार से नंबर कट जाएगी एग्जाम में। तो प्यार से ही समझ लो, जैसे मैंने समझाने की कोशिश की। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो बेसिक पढ़ लो आप पेड बैचेस से, बिकॉज इसकी बेसिक कंसेप्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ के बिना बेसिक कंसेप्ट जाने हम आगे नहीं बढ़ सकते मैथ के अंदर। मेंसुरेशन तो फिर भी चलो नहीं भी पढ़े किसी से ना, फॉर्मूला याद है ना, तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस वीडियो देख देख के सीख जाएंगे। मेंसुरेशन में कुछ लॉजिक नहीं होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए और प्रैक्टिस क्वेश्चन दिख गया 10-20 उस टाइप का तो बन जाएगा हमसे इजिली। फॉर्मूला पुट करने की आदत समझनी चाहिए। ये कह रहा है देखो, अगर a माइनस बी का वैल्यू 3 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 29 है, तो कह रहा है हमको कहे छोड़ दिए निठल्ले लोग, a इंटू बी कह रहा है हमारी भी वैल्यू ज्ञात करो ना, हमारा भी कुछ इज्जत है इस संसार में। जैसे नेवी वाले कह रहे हैं, नेवी पे मैंने कल मैसेज किया था, थोड़ा कमेंट किया था उनकी दर्द का टेलीग्राम पे, तो कह रहे हैं हमारा सिर्फ मजाक उड़ाया जाता है। तो एक बच्चा कह रहा है जिसकी जिंदगी में मजाक हो उसका क्या मजाक उड़ाया जाएगा। ठीक है, वही चीज है, a इंटू बी अपनी वैल्यू मांग रहा है, इसकी भी वैल्यू है क्या, इसकी वैल्यू दे, चलो देख लेते हैं इसकी कितनी वैल्यू है। देखो अगर a माइनस बी की वैल्यू अगर 3 है, ठीक है, तो भाई अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो इसकी जिंदगी में कुछ बदलाव आएगा, इसको भी किसी से लगाव हो जाएगा, थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। लोग अक्सर प्रेम में बदल जाते हैं, ये भी बदल जाएगा देखना। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दोगे तो इधर भी स्क्वायर करना होगा 3 का, तो ये बेचारा माइनस में चल रहा था, इसको इस कदर प्रेम हुआ कि ये प्लस में चला जाएगा। तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये तो सीन मिल गया ना प्लस में, इधर b माइनस में था वो प्लस में बदल गया, कुछ तो प्रॉफिट हुआ। 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू पता थी 29, तो इनका वैल्यू रख दो आप 29 माइनस 2ab इज इक्वल टू 9। अब ये कह रहा है 2ab, देखो हमको माइनस में छोड़ दिए हो, अभी बताते हैं, हम भाग जाएंगे राइट साइड। तो 9 कहते हैं हमको तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, हम भाग जाएंगे लेफ्ट साइड। तो 29 के साइड भाग जाएगा 9, बेचारा प्लस में था माइनस हो गया। अब इसको प्रेम इस कदर हुआ कि 29 निकला हैवी ड्राइवर, इसको लॉस में पहुंचा दिया, माइनस में चल गया। और देखो कभी कभार प्रेम से निकलना भी जरूरी होता है करियर बनाने के लिए, तो ये माइनस होगा उधर जाके क्या हो जाएगा 2ab बन के प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू 2ab, तो ये कट जाएंगे तो ab की वैल्यू 10 हो गई। ठीक है, तो चलो ab की वैल्यू पूछ रहा था, यही इनकी वैल्यू थी। 10 नंबर लाने के लिए उड़ रहे थे कि हमारा भी वैल्यू निकालो, हम ऐसे थोड़े बैठेंगे, डाल दिया हमने ले पकड़ 10 नंबर तुम्हारा है। आगे चलो 24 नंबर सवाल है, वह कौन सी छोटी संख्या है जिसमें 980 को गुना करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। देखो ये सवाल बहुत इजी है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा ना, मैं आपको समझाता हूँ, प्यार से समझो। कोई भी संख्या को अगर कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, तो कहोगे सर उसके लिए पहले मैथ आना चाहिए। अरे निकम्मा सुनो बात, मैं क्या बता रहा हूँ,
कंप्लीट स्क्वायर का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूं ये 25 परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो मैं आप बोलोगे ना हाँ सर तो हमको भी पता ही कि 5 का स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर का मतलब क्या? 5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 5 का पेयर बना दो। इसका मतलब यही ना हुआ? स्क्वायर का मतलब किसी नंबर का पेयर मिलना चाहिए, ठीक है। अगर पेयर मिल रहा है तो वो स्क्वायर है, अगर पेयर नहीं मिल रहा मतलब जोड़ा मिल रहा है तो स्क्वायर है, अगर जोड़ा नहीं मिल रहा तो वो स्क्वायर नहीं है। तो इसी तरीके से ना आपको क्या कहते हैं, ये स्क्वायर बनाने के लिए जोड़ा देखना होता है। इस सवाल पे जाने से पहले थोड़ा सा मैं समझाऊंगा। जैसे देखो, अगर मैं कहूँ ना ये 216 ये किसका स्क्वायर होता है? कहोगे सर बहुत मार खाओगे, 256 लिखो, ठीक है। तो 256 जो है ना वो किसका स्क्वायर होता है? कहोगे सर देखो ये 16 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 16 को 2 बार गुना कर दो, तो मतलब 16 का जो जोड़ा हो गया ना सेम नंबर उसका स्क्वायर। तो उसी प्रकार 980 भी किसी चीज का स्क्वायर होगा। कब पता चलेगा? जब इसमें x से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो किसी चीज का ये जोड़ा मिलेगा। तो अब ये x की वैल्यू कैसे निकलेगी? सुनो, इसका गुणनखंड कर दो अपने हिसाब से। गुणनखंड मतलब तोड़ो, 2 के टेबल से भाग मारोगे ना तो क्या निकलेगा? 2 चके 8, 2 9 18 0। अब यहाँ से 2 से या तो डिवाइड मार लो, मैं डायरेक्टली 7 से मारूंगा, मेरे को 7 से मजा आ रहा है। 7 7 49, 70 बार में कट गया। फिर 7 से डिवाइड मार देंगे, 10 बार में कट जाएगा। कहोगे सर ऐसे मजा नहीं आ रहा, इसको अभी टूट सकता है 10, डायरेक्ट 10 से मारेंगे तो फिर टूटेगा नहीं, लेकिन 10 को भी तोड़ा जा सकता है। तो ये 5 से मार दो, 2 बार में कट जाएगा, या फिर 2 से मार दो 5 बार में। तो यहाँ पे क्या क्या मिला? 2 बार 2 मिल गया, तो 2 का जोड़ा मिल गया, तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करने की जरूरत है। तो 7 भी 2 बार मिल गया, तो 7 का भी जोड़ा मिल गया इसके अंदर, लेकिन 5 इसका जोड़ा नहीं मिला। तो मतलब एक बार अगर हम 5 को और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 का जोड़ा मिल जाएगा, इसकी भी शादी आज के आज ही हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ रहा है, 5 अभी अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। तो 5 से गुना कर देंगे तो सबका जोड़ा जोड़ा पेयर पेयर मिल जाएगा, और पेयर बोले तो स्क्वायर मिल जाएगा, मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर देना। आ गया ये लॉजिक? इसका कोई भी कंसेप्ट रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिक माइंड में रखा करो। एग्जाम में कंसेप्ट रटोगे, ट्रिक रखोगे तो फिर आप भूल जाओगे। अगर लॉजिक इस तरीके से समझ जाओगे ना तोड़ के सवालों का, तो फिर क्या कहना, कितना भी कोई टेंशन दे दे आपको, पकड़ के फोड़ दोगे सवाल को। 25 नंबर सवाल देखो, कह रहा भाई देखो साइन ए बराबर ना, सॉरी साइन ए माइनस ना कॉस ए है जिसकी वैल्यू 0। तो कह रहा है सर कॉट ए की वैल्यू क्या हो सकती है? आपको क्या लगता है? ये ठहराव रहता तो ये पूछता कि मेहता साहब क्या हो सकता है कॉट ए की वैल्यू। मेहता साहब कहेंगे कि देखो ऐसे नहीं होता भाई, साइन ए है और ये माइनस कॉस ए है और इधर 0 है, तो हम क्यों ना इस माइनस को साइन की प्रेम कहानी से बाहर निकाल के ना 0 की तरफ भेज देते हैं। बेचारा माइनस में जी रहा है, थोड़ा सा करियर बनाओ इसका प्लस में चला जाए। तो साइन ए ठीक है, अब कॉस ए को राइट में भेजेंगे तो ये प्लस आ जाएगा कॉस ए। तो मतलब साइन ए और कॉस ए बराबर हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो मेरे को बताओ साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू किस पे बराबर होती है? 0 डिग्री पे, या फिर 30 डिग्री पे, या फिर 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, या फिर 90 डिग्री पे। तो आगे सुनो, 45 पे साइन थीटा बराबर 1 होता है, कॉस थीटा बराबर भी 1 होता है। तो मतलब तो ए का मतलब हो गया 45 डिग्री। क्यों भाई? साइन और कॉस को बराबर कहाँ किया जा सकता है? 45 डिग्री पर। इतना जानकारी तो होना जरूरी है, अदरवाइज ये सवाल नहीं बनेगा। मैं हमेशा कहता हूँ साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट इन सबका 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू को मुंह पे या फिर जुबान पे रखा करो। तो ये वैल्यू हो गई 45। तो कहोगे सर थोड़ा थोड़ा हम भी समझ गए कि कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अगर यही टैन 45 का पूछता तब वो भी 1 होती है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो अब 26 सवाल क्या कह रहा है? एक बैग में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। टोटल कितने सिक्के हैं? 378 सिक्के हैं, 378। और देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस दे रखा है, कितने रुपए नहीं दे रखा आपसे। तो जब भी टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस दे रखा होता है तो हम डिवाइड करते हैं। ये मैंने रेशियो में पढ़ाया था आपको, वैसे एक बार समझा दूंगा यहाँ पे फिर से। उनके मूल्यों का रेशियो दे रखा है 13, 11 और 7। तो उनके देखो नंबर्स का देखो रेशियो नहीं दे रखा कि देखो ये 13, 11 और 7 उनके नंबर का रेशियो नहीं है, नंबर ऑफ क्वाइंस का रेशियो निकालेंगे। तो नंबर ऑफ क्वाइन का रेशियो कैसे निकलता है? 1 रुपए को 1 लिखो, 50 पैसे 1 रुपीज को 1 लिख सकते हैं, 50 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 रुपीज लिख सकते हो, 25 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो 1/4 रुपीज लिख सकते हो।
अब ना क्या करना है ना, सब सीधे समझो, फिर जो रेशियो दे रखा है 11, 13, 11 और 7, तो इसको 13x, 11x और 7x ये इनकी वैल्यू है। तो इनके जो है ना, अगर हम पैसे से डिवाइड मार देंगे 1 से, 1/2 से, 1/4 से, तो ये क्या मिल जाएगा, ये नंबर ऑफ क्वाइंस मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 13x, ये हो जाएगा 11 दूनी 22x, 2 ऊपर चला जाएगा, ये 28x। और जब नंबर ऑफ क्वाइंस टोटल कितने दे रखे हैं 378, इन सबको अगर हम जोड़ देंगे तो मिल जाएगा 378। अगर हम फिर से जोड़ते हैं तो ये 8 2 10 3 13 के 3 2 2 4 1 5 6 63x 378 हो गया। तो x बराबर 6 18 6 4 36 मतलब 6 मिल गया। तो x बराबर 6 मिल गया। तो कह रहा है 50 पैसे के कितने क्वाइंस हैं ये बताओ। तो कहोगे सर 50 पैसे का रेशियो 11 है, तो क्यों ना 11 से मार दो, अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 66 आ जाएगा। लेकिन बताओ मेरे को ये जो रेशियो है कि क्या क्वाइंस के नंबर का रेशियो है, कह रहा है उनके मूल्यों का अनुपात है। ठीक है, प्राइसेस की है ये रेशियो। तो प्राइस नहीं पूछ रहा है, संख्या नंबर पूछ रहा है। तो नंबर की वैल्यू क्या थी 22x 50 पैसे की, तो क्या थी भाई 22x। तो 22 इंटू 6 कर दो 132 मिल जाएगा। 132 क्वाइन थे 50 पैसे के। बात समझ में आ गया। तो ऐसे सवाल बनता। अगर यही कहता ना कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस के रेशियो दिए होते और यहाँ पे रुपीज दिया हुआ रहता, तो इनको एक के साथ एक को मल्टीप्लाई कर देते। 50 1/2 को ना हम लोग 11 से मल्टीप्लाई कर देते तो 11/2 हो जाता है। यहाँ पे 7/4 हो जाता है। इस तरीके से हो जाता। ये सभी चीजें पढ़ाई हुई हैं। 27 में कह रहे हो इसके बाद बताओ वाट के जगह पे क्या हो जाएगा। तो वीडियो को रोक के थोड़ा सा इमेजिन करो कि इसमें क्या हो जाएगा। देखो पहली बात जो यहाँ पे है ना अंदर के साइड में है ये डॉट, इसमें देखो बाहर की साइड में है डॉट, इसमें यहाँ पे है। तो ये सब सीन क्या कह रहा है। तो मैं एक चीज बता दूं आपको, इसमें कुछ नहीं करना है। तो यहां से क्या हुआ पीछे की तरफ ऊपर गया, तो यहां से क्या जाएगा भाई वो नीचे आ जाएगा, मतलब इस साइड में आ जाएगा ये ना, क्योंकि ये इस तरीके से बढ़ेगा तो इधर ही बैठेगा ये चीज। तो यहाँ पे कहाँ आ रहा है ए में और डी में। इसके अलावा ये जो एक और लाइन है देखो यहाँ पे आया, मतलब ये क्लॉकवाइज आ रहा है 90 डिग्री। तो इस बार कहाँ आएगा यहाँ आएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है चलो। और ये जो डॉट की पोजिशनिंग थोड़ी सी गलत की है, इसको यहाँ पे रखना चाहिए था। ठीक है चलो बाकी आगे देखते हैं। बाकी उतना कोई इशू नहीं है, अगर एग्जाम में ये एज इट इज देते ना तो भी आप आंसर कर लोगे। इनको आप क्लॉकवाइज जो भी इस तरीके से जा रहा है इस तरीके से 90 डिग्री बढ़ा के ये देख लो। ऐसे घड़ी का निशान है, पहले यहाँ पे था फिर यहाँ बना फिर यहाँ बना फिर यहाँ बना। अगली बार क्या होगा वापस जो ऊपर का जो पोजीशन है उसी पोजीशन में आ जाएगा नीचे यहाँ पे। ठीक है जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखे। तो सिंपल सा था, क्योंकि देखो एक टाइम पे जब यहाँ पे बना ना ऊपर में, उससे पहले क्या था ये इन दोनों के बीच में था ये। तो जब यहाँ पे सेम ऊपर जैसा नीचे आ गया तो इन दोनों के बीच में ही आएगा ना। ऑप्शन नंबर बी सही है। 29 नंबर सवाल देखो, एक सर्कल है, डबल सर्कल है, ट्रिपल सर्कल है, आगे ऑब्वियसली 4 सर्कल्स हो जाएंगे, या तो ए या तो सी। इसके अंदर 4 बार एस टाइप का फिगर है, इसमें 3 बार एस टाइप का, इसमें 2 बार एस है, इसमें फिर 1 बार एस हो जाएगा जो कि ए इसका सही आंसर है। फिर 30 नंबर क्वेश्चन देखो, इसका एक्स फिर क्लॉकवाइज आगे बढ़ते जा रहा है। इस बार कहाँ जाएगा इसका एक्स यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये सर्कल देखो क्लॉकवाइज आगे बढ़ रहे हैं तो इस बार सर्कल यहाँ पे आ जाएगा जो कि ए के अंदर दे रखा है। ठीक है चलो 30 क्वेश्चंस खत्म हो गए। कमेंट करके बताओ नॉन वर्बल तो इजी थे कितने क्वेश्चन आपने सही किए। बाकी जाने से पहले एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि हमारी पेड मॉक टेस्ट, पेड बैचेस, पेड कंप्लीट क्लासेस पे A2Z स्टडी ऐप पे है, डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। कोई भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सअप करके पूछ लेना। साथ में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, @ सर्च करो A2Z स्टडी टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएगा। ठीक है बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और A2Z स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।